अब महायुति की राह बहुत आसान होने वाली है। प्रचंड जीत के साथ बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत ने महाविकास अघाड़ी को अब एक तगड़ा बताया जा रहा है कि उस समय रिजल्ट में बहुत तगड़ा झटका दिया था, लेकिन महायुति के लिए जैसे जैसे वक्त बीता चुनौतियां भी बढ़ती गई। पहले सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे की नाराजगी और अब उन्हीं के एक फैसले पर सीएम फडणवीस की रोक और जांच के फैसले ने इतना इशारा जरूर कर दिया है कि महायुति में ऑल इज वेल नहीं है। मामला महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि एमएसआरटीसी के लिए बसें किराए पर लेने के एक फैसले से जुड़ा है। पूरा मामला हम आपको पहले कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। विभागीय प्रेजेंटेशन के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सीएम फडणवीस को बताया कि एमएसआरटीसी ने हाल ही में 1310 बसों को किराए पर लेने के लिए 3 निजी कंपनियों को एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट दिया था। इस फैसले में फ्यूल की लागत को छोड़कर 34 रुपए 70 पैसे से 35 रुपए 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बसों को किराया भुगतान करने का फैसला किया गया। वहीं साल 2022 में भी एमएसआरटीसी ने बसों को किराए पर लिया था। इस साल में एमएसआरटीसी ने फ्यूल की लागत समेत 44 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बसें किराए पर ली थी। अधिकारियों ने बताया कि अगर ईंधन की लागत 22 रुपए प्रति किलोमीटर को ध्यान में रखें तो हर बस की लागत 56 से 27 रुपए प्रति किलोमीटर आएगी, जो कि पिछले समझौते की तुलना में प्रति किलोमीटर 12 से 13 रुपए ज्यादा है। अब आपको बता दें कि पूर्व की महाराष्ट्र सरकार में फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। एकनाथ शिंदे के पास परिवहन विभाग हुआ करता था और यह मामला उसी विभाग से जुड़ा हुआ है। तो क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आपस में टकरा रहे हैं? क्या यह टकराहट का नतीजा है कि इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं? एकनाथ शिंदे ने एमएसआरटीसी के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन अब फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष दानवे ने इस मामले में घोटाले के आरोप लगा दिए। उन्होंने बताया कि 2022 में एमएसआरटीसी ने तेल समेत प्रति किलोमीटर 44 रुपए के हिसाब से बस किराए पर ली थी, जो इस बार के समझौते से काफी कम है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। हम ये कहते हैं कि अगर 44 रुपए वही डीजल एक एजेंसी दे रही है पहले से, और अभी नई एजेंसी 35 रुपए, और वो समझो देखा जाए तो समझो वही डीजल देखा जाए तो 57 रुपए के ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब 12-13 रुपए ज्यादा इसमें पड़ेंगे। हमारा कहना है कि इससे कम 2800 रुपए सरकार को ज्यादा इस एजेंसी को देना पड़ेगा। तो ये इसको भ्रष्टाचार नहीं कहना चाहिए क्या? इसका भ्रष्टाचार ही कहना चाहिए। और राज्य सरकार उस पर 2800 रुपए का इतना बड़ा बोझा जो पड़ रहा है वो भी गलत है। इसलिए हमने एक स्टे देते वक्त ये भी उन्होंने आगे जब एजेंसी आएगी तो जो अभी रेट से दे रहा है उससे ज्यादा 1000 रुपए 2 रुपए बढ़े हम समझ सकते हैं, 15 रुपए कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी और ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले प्रदीप सिंह के साथ करना चाहेंगे। प्रदीप जी, क्या यह मामला डबल इंजन की सरकार से आगे बढ़कर अब डबल ब्रेक की सरकार की तरफ जाने वाला है? क्योंकि फैसलों के बीच में यह उलझता मामला और आरोप प्रत्यारोप का दौर कई बड़े इशारे कर रहा है। क्या पावर सेंटर की लड़ाई शुरू हो गई है? सर, ये नजरिया हो सकता है देखने का, लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी है कि क्या ट्रांसपेरेंसी को अगर सरकार वरीयता दे रही है, उसको प्राथमिकता दे रही है, तो उसमें बुराई किस बात की है? नहीं, 2800 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर, आरोप लग रहा है, जांच शुरू हुई है ना, अभी जांच के भी आदेश दिए गए हैं, तो जांच हो जाने दीजिए। नहीं, इससे पहले भी तो प्रदीप जी आरोप ही लगते रहे हैं, चाहे वो 2G मामला हो, कोल ब्लॉक मामला हो, कॉमनवेल्थ मामला हो, कई सारे ऐसे मामले हैं। अब जब 2022 में एमएसआरटीसी ने तेल समेत 44 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बस किराए पर लिया था और अब 22 रुपए का फर्क आ रहा है, तो 2 साल में ऐसा क्या हो गया देश में
2 साल में तो मुझे नहीं लगता पेट्रोल डीजल की कीमत में इतना बड़ा कोई बदलाव आया है, या महंगाई इतनी छप्पर फाड़ हो गई है, या कुछ ऐसा हो गया है कि 1.5 गुना बढ़ोतरी कर दी जाए। अब देखिए, जो पहले सरकार थी जिसने इसको कार्यान्वित किया और जो वर्तमान में है, कोई बहुत ज्यादा दूरी पे लोग नहीं है, सब एक ही गठबंधन में है। तो आप इसकी जांच को कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर मेरी जानकारी जहां तक है, जितना अपडेटेड मैं हूं, हाँ। और जांच करने वाले लोग कोई बाहर के तो है नहीं। आखिर विपक्ष वहीं बैठेगा ना। विपक्ष तो अभी जो सवाल कर रहा है वही 2 महीने बाद भी कर सकेगा, जांच पूरी होने के बाद। तो क्लियरिटी तो आ जाएगी ना। ये जो मिसाल है अभी इस बात की, इसके पहले की कोई और हो तो बताइए। जहां तक कि गठबंधन की सरकारें या अघाड़ी की सरकारें या एक गठबंधन की सरकारें रहती हैं, कोई और मिसाल है इसके पहले की? अगर हो तो आप बताइए। प्रदीप भाई, मिसाल की बात नहीं है, जांच कराने के लिए भाई आपकी सरकार थी। नहीं, आपकी सरकार थी। क्या एकनाथ शिंदे को कॉर्नर करने की कोशिश है? क्या बीजेपी प्रेशराइज करना चाहती है एकनाथ शिंदे को? क्या एकनाथ शिंदे पहले परिवहन मंत्रालय उनके पास था, तो क्या इस मामले में जांच का आदेश देकर एकनाथ शिंदे पर प्रेशर करना चाहती है, या फिर से मामला बिग बॉस का है? महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन? अरे सर, इसमें बड़ा छोटा भाई क्या, जब गठबंधन में है तो सारे घटक दल बराबर ही होते हैं ना। बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात कहां से आ जाती है? और कॉर्नर करना होता है, अगर कॉर्नर उस बात को अगर उस परिप्रेक्ष्य में ध्यान करके देखें तो कॉर्नर करने वाली तो कोई बात है ही नहीं सर। ठीक है, आप कह रहे हैं कॉर्नर करने वाली बात नहीं है। संजय द्विवेदी जी, क्या इस मामले पर सिर्फ राजनीति हो रही है? मैं ऋषि जी एक सेकंड में आ रहा हूं। बड़ी हंसी का विषय है विवेक जी। इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं सरकार ने आदेश दिए, इन्हीं सरकार फिर आई, उस पर रोक लगा दी गई, जांच के आदेश दे दिए गए। अब आप कह रहे हैं साहब जांच होगी उसके बाद बोलिए। तो सुप्रिया सुले पे चुनाव के समय जो आरोप लगाया गया था, जब नोट आपने पकड़े गए थे, बिना जांच के आपने आरोप लगा दिया। वोटिंग पड़ रही थी, लोग डिबेट चल रही थी, और जब वोटिंग खत्म होने की नौबत आई तो सुप्रिया सुले पे जो आरोप था वो डिबेट में ही कैंसिल होने लगा। देखिए, मैं वही कहता हूं आपसे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। उद्धव ठाकरे की सेना में एकनाथ शिंदे सेनापति थे, आज वो गुलाम है और अपनी स्थिति वो खुद समझ रहे हैं, गुलामी रह रहे हैं वो। तो समस्या ये है कि उन्होंने खुद गुलामी स्वीकार की है। जिनको मंत्रालय तक न मिले हो, वो गृह मंत्रालय मांग रहे थे, अपने मंत्रियों को बनाना चाह रहे थे कि नहीं अब इनको हमारे मंत्री बना दीजिए, इनको ये विभाग दे दीजिए, उनको नहीं बनाया गया। तो ये तो परिस्थितियां पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र देख रहा है कि जो जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े, लाडली बहना योजना का जो नाम दिया गया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। चुनाव होने के बाद भाई जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी तो इनके 105 विधायक थे, तब भी तो बड़े भाई थे। इन्होंने उस समय क्यों बना दिया? क्योंकि उस समय इनको शिवसेना तोड़नी थी। एकनाथ शिंदे के बाद ईडी और जो उनके जो विधायक जो आए थे, ईडी और सीबीआई की जांच होने की तकरार चल रही थी। आज देखिए वही नौबत इन्होंने फिर पैदा कर दी कि अगर तुम कूदोगे, भागोगे, तो तुम्हारी ईडी से जांच भी होगी, और ईडी जांच के बाद तुम्हारे संगठन भी और दो फाड़ हो जाए। क्योंकि अब संगठन के संविधान की जरूरत नहीं है। अब तो विधायक अगर 57 विधायक है, 40 विधायक टूट गए तो वो अलग पार्टी बना देंगे। चुनाव चिन्ह बीजेपी है, चुनाव चिन्ह और सिंबल उनको दिलवा दिया जाएगा, एकनाथ शिंदे किनारे हो जाएंगे। अब इनको जरूरत भी नहीं एकनाथ शिंदे की। जब इनकी अजीत दादा पवार जिनके 1200 करोड़ रुपए के ईडी ने माफ कर दिए, ताला खोल दिए, प्रफुल्ल पटेल के 300 करोड़ रुपए के ताला खोल दिए गए, तो उनके लिए कोई समर्थन दे रहे हैं। इनकी जरूरत है ही नहीं वैसे भी। तो ये निश्चित आप मान लीजिए कि ये निश्चित धीरे धीरे जो है, जिस तरह से इन्होंने 2014 में उद्धव ठाकरे तक चुनाव नहीं लड़ा, 2019 में इन्होंने क्या किया, अजीत दादा पवार ने सरकार बना ली और इन्होंने किनारे किया। वही परिस्थितियां स्वयं देख ली। धोखा देने वाले को के साथ धोखा होता है। ये ईश्वर का प्रकोप होता है। ईश्वर जानता है इस चीज को कि धोखा देने वाला हमेशा धोखा होता है। ये धोखा खा रहे हैं, आज मुख्यमंत्री बन गए, उनके गृह विभाग भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये परिस्थितियां उन्होंने स्वयं अपने पर जनरेट की है और उसका परिणाम भुगत रहे। लेकिन खेल तो आप भी रहे हैं संजय जी। माफी के साथ कहूंगा, खेल तो आप भी रहे हैं। सामना में फडणवीस की तारीफ कर दी, एकनाथ शिंदे की आलोचना कर दी।
आप दूसरी तरफ से आप भी खेल रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अगर मैं बोलूं कि भाई सिर्फ वो महायुति में कॉर्नर नहीं हो रहे, महाविकास अघाड़ी के तरफ से भी उनकी जो है मजम्मत जो है वो की जा रही है। अब देखिए क्या लिखते हैं उद्धव ठाकरे, लिखते हैं सामना में कि फडणवीस ने गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की जो लकीर खींची है वो राज्य के लिए प्रेरणादायक है। ये भी कहते हैं कि फडणवीस का दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि वहां के लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल समाधान देने की कोशिश थी। और इसी लेख में पूर्व सीएम और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खिंचाई भी की गई है। तो ये जो शतरंज की बिसात पर राजनीतिक चालें जो चली जा रही है, इसका मतलब भी जरा लगे हाथ बता ही दीजिएगा संजय जी। विवेक जी ऐसा है जी कि एकनाथ शिंदे ने संगठन तोड़ा, अब ईडी की तरफ से तोड़ा, सीबीआई की तरफ से तोड़ा, या मुख्यमंत्री बनने के लिए तोड़ा, तो संगठन उन्होंने तोड़ा था ना, हमने तो नहीं कहा था उनसे, उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा था। क्योंकि जब 2019 में गठन हो रहा था तो सबसे पहले एकनाथ शिंदे ही थे कि हम बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। इनके जो केलकर जी हैं, उन्होंने हमारे साथ डिबेट में कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का न्योता उद्धव ठाकरे ने कहा था, सब मुख्यमंत्री हमारी तरफ से एकनाथ शिंदे है, लेकिन महाविकास अघाड़ी लोग नहीं माने, नहीं बन पाए वो। तो अब जो उन्होंने रास्ता चुना है वो रास्ता स्वयं उन्होंने चुना है ना, उसमें हमारा या उद्धव ठाकरे या हमारे संगठन में कोई दोष नहीं है। अब अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस जी या बाकी लोग इनको अलग साइड ट्रैक कर रहे हैं या साइड लाइन कर रहे हैं, तो उसमें दोष हमारा कहां से आ गया? नहीं भाई साहब, यही बीजेपी कल तक के लिए, यही फडणवीस कल तक के लिए आप कहते थे भाई शिवसेना को मिटा देना चाहते, खत्म कर देना चाहते, ये कर देना चाहते, वो कर देना चाहते। आज फडणवीस आपके लिए बड़े अच्छे हो गए। फडणवीस जी की जहां बढ़ाई करनी वहां बढ़ाई कीजिए, जहां बुराई करनी। अब अगर लाडली बहना योजना में पैसा नहीं देंगे, 7 गारंटियां ये नहीं करेंगे, तो हम इनका विरोध भी करेंगे ना, और डटकर विरोध करेंगे। जिस तरह से विरोधी पक्ष करते हैं, हमारे 20 विधायक मत देखिए, हम 2000 के विधायकों में बराबर है। शिवसैनिक कभी कमजोर नहीं होता, वो जब विरोध उतारू हो जाएगा तो डटकर मुकाबला करता है। भारत साहब ठाकरे ने यही शिक्षा हम लोगों को दी है कि आप डटकर विरोध करिए, डटकर सामना करिए। नहीं, ये जो बयानों के समीकरण सामने आ रहे हैं, क्या ये राजनीति के महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं? सवाल में ऋषि मिश्रा जी से लूं, लेकिन प्रदीप जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, उसके बाद समीर सर भी हमारे साथ जुड़े, उनके बाद भी चलेंगे। प्रदीप जी। विवेक जी, बस एक ही चीज मैं यहाँ पे, ये अगर ये एक बोल्ड स्टेप है और ट्रांसपेरेंसी को पहले रख के किया गया स्टेप है, तो कम से कम विपक्ष इसमें ये तो समझ करके साथ दे सकता है कि ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के 2000 करोड़ रुपए का फालतू नुकसान होता है एक्सचेकर को स्टेट के, तो अगर विपक्ष को इस पे भी राजनीति करनी है तो करे, लेकिन हमारा डिसीजन बड़ा बोल्ड है और मैसेज एकदम क्लियर है। चाहे वो हमारे घर की बात क्यों ना, ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट है और उसको हम इंप्लीमेंट करके छोड़ेंगे। बाकी विपक्ष का काम करते रहे। हम पंडित जी के साथ उस समय भी क्यों नहीं होने दिया ऑर्डर? ये सरकार तो आप ही की थी, माननीय। प्रॉब्लम क्या है? सरकार तो आप ही की थी, आप ही के मुख्यमंत्री बने हुए थे ना उस समय। जांच में समस्या क्या है? यानी आपको तकलीफ क्या है अगर हम अपनी ही सरकार की जांच कर रहे हैं? तो क्या परेशानी क्या है आपको इसमें? कोई तकलीफ है आपको? आपका एक्स्ट्रा नहीं, उसमें आप धोखा दे जनता को, उसमें जनता को धोखा दे रहे थे। ऐसे नैरेटिव नहीं किए जा सकते। ना ऐसे नैरेटिव धोखा दे रहे थे आप। ये कोई मतलब नहीं था। ऐसा क्या जिसमें 2000 करोड़ रुपए का लाभ होने का विचार था, क्यों होने दिया गया? जांच हो रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? उसमें अगर जांच हो रही है तो तकलीफ क्यों हो रही है आपको? जांच हो रही है, जांच होना बुरी बात है क्या? पिछली सरकार में क्यों होने बुरी बात है क्या? मुझे इसमें तकलीफ है। जांच बुरी बात है क्या? मुझे जांच का बुरी बात है क्या? सरकार अपने लिए कटौती नहीं कर सकती। ठीक है, मंत्री मजबूरी में बनाया गया था, तो आपने क्यों सरकार अगर एक ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, एक बोल्ड डिसीजन लिया है, तो आपको तकलीफ है क्या? आप उसमें शामिल थे क्या? आप उस वाले, अगर आपके हिसाब से वो घोटाला हुआ तो आप शामिल थे, इसलिए तकलीफ हो रही है क्या आपको? लेकिन प्रदीप जी विपक्ष ये कहता है 90% ऑफ केस सीबीआई और ईडी जो है वो विपक्षी नेताओं पर डालती है। ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है अगर बात ट्रांसपेरेंसी की है तो? और जब अजीत पवार आपके साथ आते हैं, शुभेंदु अधिकारी आते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं, तब ट्रांसपेरेंसी की बात कहां जाती है? साडन जी, इस पर्टिकुलर केस को लेकर के विपक्ष जिस प्रकार से आलाप
मतलब रुदल कर रहा है, जी। उस पे थोड़ा फोकस रखे ना, वो तो बाकी और चर्चा के लिए समय है। लेकिन अगर एक सरकार अपनी पुरानी सरकार के किसी फैसले को लेकर के जांच बैठाती है, तो उसमें परेशानी किस बात की है? कोई परेशानी नहीं है। इससे आपके सरकार की छवि खराब होगी कि नहीं होगी, ये बता दीजिए जल्दी से, फिर मैं जा रहा हूं ऋषि मिश्रा जी के पास। आप बताइए। या फिर एकनाथ शिंदे की छवि खराब होगी? क्यों क्यों अभी छवि खराब के होने की बात ही कहां से आ गई भाई? भाई जांच के आदेश दे दिए गए, आपको छोटी बात लग रही है? अरे मुझे तो सर, नहीं लग रही। खैर जी, पूरा कर लीजिए। सर, जांच होने से अपने ही कामों की अगर जांच करते हैं और जनता के समक्ष ट्रांसपेरेंट रहते हैं और अगर सारी चीजें क्लियर की जाती हैं, तो उसमें छवि खराब होने का कहां से ऋषि सवाल होता मिश्रा है? जी, प्योर पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है। विपक्ष को ट्रांसपेरेंसी से भी ऐतराज है। ऋषि मिश्रा जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये रेट तय किया जा रहा था, तो क्या इस विषय का संज्ञान बीजेपी को नहीं था? बीजेपी उस सरकार में मेन पार्टनर थी। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे और एकनाथ शिंदे यानी परिवहन विभाग के जिम्मे था। जब ये डिसीजन लिया गया, 44 रुपये रेट था, उसको बढ़ा के 56-57 रुपया किया गया, तो क्या बीजेपी को इस बात की जानकारी नहीं थी? नंबर 1। नंबर 2, जरूरत के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। आपको एकनाथ शिंदे को नगर निगम चुनाव में घेरना है, कम सीटें देनी है, तब आपको ट्रांसपेरेंसी याद आ जाती है। जब अजीत पवार पे आप इरिगेशन घोटाला का आरोप लगाते हैं, पूरे महाराष्ट्र को आप अपने सर पर उठा लेते हैं, और जब अजीत पवार आपकी जरूरत हो जाती है, तो ईमानदार हो जाते हैं। सवाल ये है कि देखिए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिलेशन अच्छे नहीं रहे। ये आप जान जाइए। एकनाथ शिंदे जब कैबिनेट का गठन हो रहा था, तो एकनाथ शिंदे बीमार पड़ जाते हैं, 2 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। फिर शिंदे साहब गृह विभाग चाहते हैं, वित्त विभाग चाहते हैं, वो भी उनको नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल आपने ये किया, शिवसेना के जो उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, कि कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस इनको अप्रिय थे। अब गढ़चिरौली में जैसे ही देवेंद्र भाई गए, तो इनके लिए प्रिय हो गए। तो ये बदलते बिगड़ते जो समीकरण है, उसका ये रिस्पॉन्स है। और उसको आप नगर निगम, मुंबई में जो नगर निगम चुनाव होगा, उसको जोड़कर देखिए। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और वहां शिंदे गुट का प्रभाव है, शिवसेना उद्धव गुट का प्रभाव है, और बीजेपी एकनाथ शिंदे को प्रेशराइज करना चाहती है कि आप यदि गठबंधन में हैं, तो कम से कम सीटों पर लड़े। तो ये तमाम चीजें प्रेशर पॉलिटिक्स है। और ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, तो जरूरत के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी बताते हैं। तो ये 15-16 रुपए का जो डिफरेंस था, उस समय आपको संज्ञान में नहीं था जब ये डिसीजन लिया जा रहा था। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमें जो कहना था, वो विवेक भाई आप पहले ही कह दिए। ये महाराष्ट्र के बदलते बिगड़ते जो समीकरण है, रिश्ते जो पहले खराब थे, अब मधुर होते जा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे इनके लिए प्रासंगिकता नहीं रखते हैं। अजीत पवार हैं इनके पास, सरकार नहीं गिरने वाली है। अरे उधर एक बैक टू बैक बयान आ रहे हैं शिवसेना, माफ कीजिएगा, एनसीपी अजीत गुट के लिए, अजीत गुट की तरफ से शरद पवार जी के तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई उनके बगैर बड़ा सूना सूना लगता है, उनके बगैर बड़ा अधूरा सा लगता है। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं ये खेला चल क्या रहा है। एक बात तो ये हो सकती है कि महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन, नगर निगम और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, और इसलिए ये एफर्ट लगाया जा रहा है। समीर चौगांवकर जी के पास जा रहे हैं। समीर चौगांवकर जी, अपनी ही पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ जांच के क्या मायने हो सकते हैं? सरकार नहीं है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, उसके अंदर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। अगर देवेंद्र फडणवीस अगर किसी चीज की जांच करवाते, तो मुझे लगता है इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को होना नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए, चाहे अपनी सरकार हो चाहे विपक्ष की हो। आज विपक्ष को उसके अंदर लग रहा है कि भाई घोटाला हुआ है। विपक्ष ने पहले तो इस मुद्दे को उठाया नहीं था। आज जब देवेंद्र फडणवीस जांच के आदेश दिए, तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर घोटाला हो रहा है। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार 5 साल चली थी, 2014 से लेकर 2019 तक, जिसमें किसी तरह की कोई आर्थिक अनियमितता नहीं थी, देवेंद्र फडणवीस से सुनिश्चित करने चाहते हैं कि इस 5 साल के अंदर में जी, मुझे लगता है उनकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। प्रदीप जी, इस पर क्या जवाब देंगे? क्या एक कोशिश है कि जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं,
क्या उसके पहले ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सके, या महाराष्ट्र में कोई बड़ा बदलाव की तरफ महाराष्ट्र की राजनीति जा रही है? सांडेली जी देखिए, मुझे नहीं समझ पा अभी आदरणीय मेरे से पूर्व वक्ता जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने बोला कि जब तक ये हुआ नहीं था तब तक विपक्ष को पता नहीं था। ये भी बड़ी एक मार्क करने वाली बात है। अगर विपक्ष कह रहा है कि प्रेशर बनाने का प्रयास है, तो भाई हम अपनी ही टीम पे किसको प्रेशर बनाएंगे? इनको जिस चश्मे से देखना है उसको देखते रहें। लेकिन अगर महाराष्ट्र की सरकार एक नजीर पेश करने का प्रयास कर रही है, एक बेंचमार्क स्थापित कर रही है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, बताइए कौन सा इंडी गठबंधन में है ऐसा कोई जो इतना साहस रखता हो या इस प्रकार के कदम उठा सके? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं वो। तो अगर अकाउंटेबिलिटी को प्राइम रख करके कोई बात कही जा रही है तो ठीक है, चुनाव तो सर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन तो हमेशा होते रहेंगे, होने का प्रयास हो रहा है। लेकिन क्या यही चुनाव विशेष रहेगा? क्या महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, वो हम जीत चुके हैं, हमारी सरकारें बन चुकी है वहां पे। लेकिन अगर प्री कॉन्सेप्ट नोशंस पे आप जितनी चाहे उतनी डिक्शनरी बढ़ाते जाइए, आपके शब्द बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत बढ़िया वाक्य बना लिए, चर्चा चलते रहने दीजिए, वो चलती रह सकती है। लेकिन क्या ये सारी उसको बाईपास कर सकती है कि नहीं सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी? या प्रदीप जी, आपने चलिए आपने कहा कि भाई अकाउंटेबिलिटी है ये, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। क्या कोई एक ऐसी जांच नीतीश कुमार जी के खिलाफ अगर कोई अनियमितता हुई हो तो बिहार में देखने को मिले? क्या कोई ऐसी जांच टीडीपी के खिलाफ अगर कोई अनियमितता हुई है तो वहां देखने को मिले? वहां कोई ऐसी कोशिश हो जाए तो फिर हिम्मत की दाद भी दी जानी चाहिए कि भाई आपने बड़ा सराहनीय प्रयास किया है जब आप इंडी गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं। प्रदीप जी, अगर महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है तो कहीं भी हो सकती है, जबरदस्ती तो ठोका जा सकता ना। महाराष्ट्र से शुरुआत हो गई है, समय आने दीजिए, पकड़ा गया तो मुझे चर्चा पे बुलाइएगा, जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल बुलाऊंगा सर, क्यों नहीं बुलाऊंगा? आप तो सदैव आमंत्रित हैं। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी इसके बाद बाहर। ऋषि मिश्रा जी, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब प्रदीप जी ने नहीं दिया कि 44 रुपए प्रति किलोमीटर का जो रेट था, क्या इसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस को नहीं था या महाराष्ट्र भाजपा को नहीं था? आज 56 और 57 रुपए जब ये सितंबर 2022 में किया गया तब भाजपा ने उस समय आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? जो ये किलोमीटर का जो ये डिफरेंसेज है 44 रुपए प्रति किलोमीटर का, भाई साहब तब परिवहन विभाग जो है वो एकनाथ शिंदे के पास था ऋषि मिश्रा जी, हम ये कह और परिवहन मंत्रालय से जुड़ी फाइल एकनाथ शिंदे जी के पास जाती थी, ना कि फडणवीस जी के पास। नहीं, हम कह रहे हैं ये पब्लिक डोमेन में होगा, पब्लिक डोमेन में रहा होगा ये मामला। होगा ना, है नहीं? अगर समय है, अगर आप सिद्ध करते हैं बात करते कैसे? कोई मंत्री यदि गठबंधन में मुख्यमंत्री कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं तो ये आपका नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता था? उस समय आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती थी? मिश्र जी, चर्चाओं में होगा एक अनक्लियर रहता है, और अनक्लियर चीजों पे अगर हम डिस्कशन करें या उसको बहुत गंभीरता से लेकर के आगे बढ़े और झूठ मूठ की लड़ाई करें तो उससे तो कोई लॉजिक निकलता नहीं ना मिश्र जी। अभी होगा, लेकिन सांडिली जी ने जो सवाल पूछा है वो भी कोई गलत या अनजायज सवाल नहीं है कि भाई फाइलें, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो थे, फाइलें दूसरे मिनिस्टर के पास नहीं जा सकती हैं या नहीं गई होंगी, तो जांच हो जाने दीजिए गुरुवर। मिश्र जी, जांच हो जाएगी तो हम रहेंगे चर्चा के लिए, हम नहीं पीछे हटने वाले। हम ये कह रहे हैं, हो सकता है, हम ये कह रहे हैं कोई विभाग गलत डिसीजन ले रहा है तो क्या कोalition पार्टनर होने के कारण ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि उस समय आवाज उठाए उस समय के मुख्यमंत्री के विरुद्ध? आज जो जांच कर रहे हैं, आज जो आप पे आरोप लग रहा है, आरोप से बच सकते थे। नहीं, जब ये मामला प्रकाश में आया तो जांच शुरू हुई, तब अगर आ गया होता तो शायद तभी जांच शुरू हो जाती या कुछ उस पर कार्रवाई होती। आपको एकनाथ शिंदे को दबाव में लेना है, एकनाथ शिंदे को दबाव में लेना है भैया। अरे मिश्रा जी ये भी तो हो सकता है आज जबरदस्ती लाठी कपार पर मार रहे हैं आप। सुनिए, ये भी तो हो सकता है अगर दबाव में लेना था तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ले लेते। निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव से क्या मतलब है, या स्थानीय चुनाव से क्या मतलब है? उस समय ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो ये हो सकता है। उस समय कंफर्म था कि एनडीए सत्ता में आ रही है वहां। फिर भी जरूरत थी यार, उस समय जरूरत थी, एकनाथ शिंदे की जरूरत थी। अब बीजेपी को खुद इतनी मेजोरिटी आ गई है कि एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। और मुंबई में जो नगर पालिका का चुनाव है उसमें ठीक है, प्रदीप जी इस पर आंसर कर, उसका संजय जी के पास जा रहा हूं। क्या आज की तारीख में आपको एकनाथ शिंदे की आवश्यकता नहीं है? बड़ा सवाल है प्रदीप जी।
सांडिल जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर के हमेशा हमारा रिकॉर्ड बड़ा क्लीन एंड फेयर रहा है कि हम अपने साथियों को छोड़ते नहीं है। कोई जबरदस्ती अपना पाला बदल ले तो उसका हाथ पैर नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हम बड़े अपने को बातों छोटा कर देते हैं, छोटे को खत्म कर देते हैं। आप आप बताइए ना, प्रकाश सिंह बादल हैं आपके ऋषि साथ? मिश्रा जी, वो कह तो रहे हम अपने साथी को छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है, छोटा कर देते हैं। प्रकाश सिंह बादल अरे वो पंजाब कह की रहे हम राजनीति छोड़ते में है नहीं कहीं? जी। नीतीश कुमार का हालात ये है कि कब पाला बदल ले। उद्धव ठाकरे, अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार खुद परेशान है कि चुनाव के बाद क्या करेंगे हमारे साथ। जी प्रदीप जी, उसके बाद संजय जी की बात जा रहा हूं। प्रदीप जी। सांडिली जी, अब एक सेंटेंस मैं बोलता हूं कि मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो अगर इस तरह की शब्दों की व्याख्या होनी शुरू हो जाए, तो मैंने लिंग्विस्टिक भी पढ़ी है सर, श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्य का स्नातकार्थी हूं मैं। वही और मैं स्नातक समझने की कोशिश कर रहा था प्रदीप भाई, आपने कहा हम अपने साथी को छोड़ते नहीं है, तो मैं वो हम आधे रास्ते में छोड़ते नहीं है। अच्छा आधे रास्ते में, ठीक बात है। फिर मैं थोड़ा सा, मेरे समझने में दिक्कत हुई होगी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी। देखिए, इनको एकनाथ शिंदे को डोमिनेट करना था। उस समय मैं भी 2.5 साल मैं भी पूरे उसमें रहा। जितनी भी फाइलें जाती थी, जितने भी निर्णय होते थे, चाहे धाराविक निर्णय हुआ हो, चाहे कोई निर्णय हुआ हो, बिना देवेंद्र फडणवीस के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि परिवहन निगम उनके पास था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने नहीं देखा। उनको पेमेंट हुआ होगा, वो क्या किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात, ये पीडीपी गठबंधन करते हैं और उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं। जेजेपी गठबंधन किया, नेस्तनाबूद किया। तो ये इनकी पॉलिसी यही है। जो बात अभी हमारे साथी ने कही है कि ये जिससे गठबंधन करते हैं उसको खत्म करने की राह में रहते हैं। 30 साल तक हमारा गठबंधन रहा। 2014 में इन्होंने स्वयं हमारे से चुनाव नहीं लड़ा, 2019 चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने अडानी के साथ मीटिंग करके और अजीत दादा पवार को 72 घंटे मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बना दिया था भाई? उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया था? अगर इनको हमारे साथ गठबंधन करना था तो सबसे पहले हमारे संग बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। इन्होंने देखा अजीत दादा पवार पूरी पार्टी आ रहे हैं, पूरे विधायक लोग लेके आ रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस अपने बयानों में कहते थे, 72 घंटे वहां पे भी सुना होगा कि साहब पूरी एनसीपी हमारे साथ है। उसमें छगन भुजबल भी थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे, और भी नेता थे इनके ऊपर दाऊद इब्राहिम संग होने का आरोप लगाते थे। वो सब नेता इनके पास आ रहे थे। उस समय उनको नहीं लगा कि जिनके पर हम आरोप लगा रहे हैं वो नेता भी आ रहे हैं। आज की डेट में क्या है? भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाता था? शिवसेना तो नहीं लगाती थी, महाविकास अघाड़ी नहीं लगाती थी। इन्हीं के नेता, महाविकास अघाड़ी जो नेता थे, उनको पर आरोप लगाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में चुनावी सभा कहा कि 70,000 करोड़ का जो है घोटालेबाज देवेंद्र फडणवीस जी क्या कहते थे? चक्की भी सिंह। आज क्या है? इनका मुख्यमंत्री है। तो भैया इनका दीन ईमान, चाल चरित चेहरा कुछ नहीं है। अब इनको चूंकि एकनाथ शिंदे को, लेकिन आप भी तो संजय भाई, आप लोग फडणवीस की तारीफ क्यों कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी को क्यों घेर रहे हैं? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो आपकी मंशा क्या है? हम तो जो एकनाथ शिंदे ने किया, हम तो वो बात बता रहे हैं। या आप मौके को भांप गए हैं और मौके पे चौका लगाना चाहते हैं? आप ये चाह रहे हैं कि भाई शिवसेना यूबीटी सरकार में आ जाए और एकनाथ शिंदे साइड लाइन हो जाए? सर 10 सेकेंड, अजीत दादा पवार के पास वित्त मंत्री है और उन्होंने वित्त मंत्री होने के कारण अपने विधायकों को सबसे ज्यादा फायदा दिया। और जब से अजीत पवार बीजेपी में आए हैं, वो वित्त मंत्री बने रहे, अभी वित्त मंत्री है। आप देखिए, इन्होंने जो बातें कही थी संगठन छोड़ते समय, उद्धव ठाकरे शिवसेना छोड़ते समय जो बातें कही थी, उसमें एक बात भी सत्य नहीं हो रही है। तो ये बात निश्चित है कि उनको मुख्यमंत्री का ऑफर दिया था। ये घोटाला उसमें इसलिए नहीं पकड़ा गया। अगर उसमें घोटाला ये पकड़ लेते तो शायद महाराष्ट्र में इनकी तूतू होती, ऋषि मिश्रा जी जल्दी होती और इनका जो गठबंधन बन नहीं पाता। जब गठबंधन नहीं बन पाता तो चुनाव साथ लड़ नहीं पाते। तो इनकी मजबूरी थी इस घोटाले को छिपाने की, इसलिए घोटाला छिपाते रहिए। इनकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे संग में रहे या ना रहे तो फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है। ऋषि मिश्रा जी, संजय जी के पार्टी पे भी कार्यकर्ताओं का दबाव है, शिव सैनिकों का दबाव है कि अब जो है पाला बदल लिया जाए, इधर बीजेपी के साथ मतलब क्लब हो जाना चाहिए हम लोगों को।
और यही इसलिए ये देख रहे हैं कि ये लोग सामना में उद्धव ठाकरे के प्रशंसा में कसीदे गा रहे हैं। तो बदलते बिगड़ते समीकरण है महाराष्ट्र का विवेक जी, और इसको मैं नगर निगम चुनाव से जोड़ कर देखता हूँ। नगर निगम चुनाव जो चुनाव है उसमें आप समझते हैं कि किसी छोटे बड़े राज्यों से अधिक बजट होता है मुंबई नगर निगम का, तो वहां सत्तासीन होना चाहते हैं। और बिना उद्धव ठाकरे के सहारे, उद्धव ठाकरे का देखिए ठीक है 20 विधायक है, उसमें से 10 विधायक इन्हीं मुंबई रीजन के हैं, और बिना उद्धव ठाकरे के सहारे शिवसेना वहां बीजेपी जो है नगर निगम पे काबिज नहीं हो सकती है। तो उद्धव ठाकरे की जरूरत है उनको, और उद्धव ठाकरे पे भी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका दबाव है उद्धव ठाकरे पे। तो ये मैं इसको इससे जोड़ के देखता हूँ जी। मैं जल्दी से समीर चौगावकर सर के पास आ रहा हूं, दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। समीर जी, फडणवीस की तारीफ सामना के लेख में भी हो रही है, उद्धव जी भी कर रहे हैं, शिवसेना यूबीटी भी कर रही है। फडणवीस जी जांच बिठा दे रहे हैं पूर्व की सरकार अपनी सरकार के खिलाफ, तो कुछ बड़ा देख रहे हैं आप? देखिए विवेक, अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटा है तो उसे बुला नहीं कहते। हो सकता है जो राह भटक गए थे उद्धव ठाकरे, और अगर वो वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को पता है कि बीएमसी में अगर वो नहीं आते सत्ता में लौटकर, तो जो उनके शाखाओं का जो खर्चा है, जो शाखा प्रमुखों का खर्चा जो चलता है बीएमसी में ठेकेदारी के दम पर, शिवसेना लगभग खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि मुंबई में न राष्ट्रवादी कांग्रेस उनकी मदद करने वाली, शरद पवार, न उनकी कांग्रेस मदद करेगी। जो कुछ मदद मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी से मिल सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अपने दम पर वो बीएमसी नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने एक पासा फेंका है, एक प्रस्ताव दिया है भारतीय जनता पार्टी के पास कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे आपके लिए ज्यादा तकलीफदायक है तो आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन में आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे, बीजेपी अपनी दम पर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। मुझे लग रहा है इसी की तैयारी भी। और मैं 2 लाइन में अगर मैं इसको समेटना चाहूं इस पूरे महाराष्ट्र की सियासी रसाकसी को, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा अपने ही संगी के साथी नहीं अब अपनों से अब बेजार नजर आते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, आम जो थे कभी अब खास नजर आते हैं। मुझे लगता है कि ये लाइन सटीक बैठेगी फिलहाल की राजनीति पे। बाकी प्रदीप जी आपसे बात होगी फिर, जो बात आपने अभी अपनी इसमें कही है अपनी बाइट में कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी है, देखते हैं ये ट्रांसपेरेंसी है, कॉन्स्पिरेसी है या फिर पॉलिटिक्स है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, डिबेट नंबर 2